भैया बता दें कि गोपालगंज की धरती जो है राजनीतिक धरती मानी जाती है। अब राजनीतिक धरती इसलिए मानी जाती है कि बिहार के राजनीति में पहला बार कोई ऐसा जिला है जिस जिला ने 3 मुख्यमंत्री दिया है। पहले मुख्यमंत्री के तौर पे आपको बता दें कि अब्दुल गफूर साहब, दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे बता दें कि लालू प्रसाद यादव, और तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पे बता दें राबड़ी देवी। और इसी कड़ी में बता दें कि जो गोपालगंज की धरती है बड़ा बागी धरती है। गोपालगंज की धरती जो है राजनीतिक समझ रखती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, कभी राजनीति में जाने का सपना नहीं था और ना ही राजनीति में जाने की कभी सोचे थे, इसीलिए ये एक चिकित्सक बन गए, एगो डॉक्टर बन गए। हालांकि जब जनसुराज के सूत्राधार यानी कि प्रशांत किशोर जब पदयात्रा पर निकले हुए थे तो उनसे प्रभावित होकर ये भी पदयात्रा में चल पड़े थे। फिर जब जनसुराज पार्टी का गठन हुआ 2 अक्टूबर को, तो इन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली और एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे जनसुराज के साथ जुड़ के ये काम करने लगे। अब रही बात, ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है 2025 का विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है। कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि टिकट किसे मिलेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन पार्टी छोड़ के जाएगा और कौन पार्टी का हाथ बटाएगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर एम हक साहब, स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी और आपके चैनल को भी और आपके सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी खुले मन से डे 1 से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ेगा जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, या फिर चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ेगा जो बहुत ज़्यादा पूंजीपति हो। चुनाव तो जनसुराज के टिकट पे उस व्यक्ति को लड़ाया जाएगा जो सक्रिय कार्यकर्ता हो, ईमानदार हो और ग्राउंड पे लोग उसे बोले कि हाँ यह व्यक्ति ग्राउंडेड है और इसे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जो नए लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, या फिर जिन लोगों की थोड़ी प्रभाव है या फिर दबाव है, वो लोग कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं और वो लोग भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में वैसे लोगों को टिकट मिलेगा, या फिर जो व्यक्ति 4 साल 11 महीना धरातल पर रह के काम किया है, या फिर पार्टी की जब से गठन हुई है पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम किया है उसको मौका मिलेगा, या फिर जो व्यक्ति पूंजीपति है और आ रहा है बोल रहा है कि साहब हमको टिकट दे दीजिए, हम चुनाव जीत कर आ जाएंगे, उसको टिकट मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का शुरू से ही ये रहा है और बहुत सी सभाओं में और मीडिया भाइयों के साथ मिलकर के जो भी बातें हुई हैं उसमें उन्होंने ये क्लियर कह दिया था कि हमारी पार्टी में किसी तरह का लॉबी या कोई पैसा या बहुत बड़ा पूंजीपति आकर के हमारे यहाँ से टिकट पटना से खरीद के वो नहीं ले जा सकता है। हमको बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारा ग्राउंड है जिसमें देखने के बाद हम ऐसे हीरे को छान के निकालेंगे जिसको लोग देखते रह जाएंगे कि ये आदमी भी जो है वो जनसुराज पार्टी की तरफ से लड़ सकता है। और ये प्रशांत किशोर जी शुरू से ही इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ प्रशांत जी करने वाले नहीं हैं। लेकिन रही बात, मान लीजिए अगर कोई नया व्यक्ति आता है, जुड़ता है जनसुराज से और टिकट पा जाता है, चुनाव लड़ता है, ऐसे में आप लोग समर्थन करेंगे वैसे लोगों की? देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो प्रशांत जी ने बहुत कुछ सोचने के बाद उस आदमी को टिकट दिया होगा या देंगे। तो हम लोग ये सोच करके, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी के में उस वक्त या उस वजह से जुड़े हुए हैं कि हमको टिकट मिलेगा तभी हम पार्टी में हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी में काम नहीं करेंगे। जी। जब से शुरू से ही जुड़े हुए हैं उसी वक्त से हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर घर लोगों से गांव-गांव जा करके और ज़िला के जो भी हैं, जैसे बहुत बड़ा जो पान की दुकान है या पान बेचने वाला जो हमारे ज़िला का है, सबसे बड़ी मिठाई की दुकान जो है वो हमारे ज़िला की है, या ऐसे लोग जो ग्राउंड पर काम करते हैं और अपने फील्ड में वो बहुत आगे हैं, या वो लोग जो बिल्कुल ही जो है ग्राउंड लेवल पर हैं और उनको किसी तरह की जो है वो पॉलिटिक्स की सूझबूझ नहीं है, वैसे ही लोगों के पास जा कर के और उन लोगों से मिल कर के उनको जन स्वराज के बारे में पिछले दिनों से जब से हम लोग जुड़े हुए हैं ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर प्रशांत जी को ऐसा लगता है या हमारी पार्टी के जो भी लोग हैं जिनकी सोच वोच या जो भी इसमें जुड़े हुए हैं
उनको अगर ऐसा लगता है कि टिकट जो है जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं वो कैंडिडेट हमारा जो है वो जन स्वराज का सीट निकाल सकता है, तो हम लोग उस कैंडिडेट के साथ रहेंगे। हम लोगों को किसी तरह की कोई उससे ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं है। हमको ये है कि पार्टी का सीट निकलना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको ही ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। अब मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे चुनाव लड़ेगा जी? प्रशांत जी ने कहा है कि एक गरीब का बच्चा अगर वो काबिल है, जी जी, उसमें खूबियां हैं और वो पब्लिक का फिगर है या उसका फेस वैल्यू जो है उस विधानसभा में बहुत ज़्यादा है, तो उसको पार्टी अपने खर्चे पर लड़ाएगी। और वो चीज़ें जो है प्रशांत किशोर जी ने शुरू के दौर से ही कहा था और अभी तक उस पर वो कायम है, उस पर कायम रहेंगे, उम्मीद है। हाँ, 100% प्रशांत जी जो कहते हैं वो समझ लीजिए कि एक दावा ही नहीं, हम लोगों के लिए एक लकीर है। वो कह दिया उन्होंने, हमको मानना है और वो करके दिखाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं, उसमें जो उन्होंने कहा उसका एविडेंस दे करके आप ही के भाई लोगों से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर वो कहते हैं तो उसको करते हैं। कहते हैं तो करते हैं। चलिए ठीक है, दूसरे सवाल पे हम आते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप गोपालगंज जिले में खास तौर पे अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक के एक बड़े चेहरे के तौर पे हैं और अल्पसंख्यक ही क्या आपको बहुसंख्यक समाज भी पसंद करता है और उसमें भी आपकी एक खास प्रभाव है। लेकिन प्रशांत किशोर खुले मंच से बात बोलते हैं, ठीक है, कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसे में मुसलमान कार्यकर्ता उसमें रह के क्या करेगा जी? देखिए, ये चीज़ें जो हैं कुछ अधूरी बातें हैं जिसको आज के दौर में मीडिया वाले जो हैं उसको कट करके, यानी कि आजकल तो कॉपी और पेस्ट का ज़माना है। तो प्रशांत जी का कहना यह है कि मुझे मुसलमानों की वोट की ज़रूरत सरकार बनाने के लिए नहीं है, लेकिन हमको मुसलमानों का साथ और उनका वोट बिहार बदलने के लिए ज़रूरी है। हमको उनका वोट बिहार बदलने के लिए चाहिए और प्रशांत जी जो है यहाँ बिहार बदलने के लिए आए हुए हैं, ना कि वो जो है चाहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बने या कोई उनका जो आदमी है वो विधायक बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए। ऐसा नहीं है, एक बदलाव चाहिए। उसी बदलाव के मुहिम को लेकर के वो चले हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि बिहार में एक बदलाव चाहिए और उस बदलाव में मुसलमानों की ज़रूरत इसलिए है ताकि मुस्लिम लोग आएं और इस बदलाव में उनका साथ दें। अब रहा सवाल कि वोट की ज़रूरत है कि नहीं है, तो अब तक जो भी पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। चाहे वो राजद हो या चाहे जदयू हो, उन लोगों ने मुसलमानों का वोट इसीलिए लिया है ताकि वो सरकार बना सकें और सरकार बनाने के बाद इसमें मुसलमानों की तरफ कोई तरजीह नहीं दी गई। उनके जो भी लीडर्स थे, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको भी जो है धीरे धीरे उनके जो हकूक या उनके जो अपने पहुंच है उनसे दूर किया जा रहा है। तो क्या गारंटी है कि अदर पार्टी की तरफ प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ अनदेखा नहीं करेंगे? नहीं, ये प्रशांत किशोर जी का कहना यह है कि जिस तरह एक समीकरण MY जो है, जिसको जो है राजद लेके चल रहा है और पिछले 15 साल से जो है उसने बिहार पर राज किया, तो हमारा जो समीकरण है वो ऐसा नहीं है। हमारा समीकरण है कि जो 80% जो है वो मुस्लिम 20% के अलावा जो 80% लोग हैं जो भाजपा समर्थक हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं, यानी मान लीजिए कि उसमें भी 50% लोग जो भाजपा समर्थक नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं कि बिहार में एक बदलाव के लिए कोई पार्टी आई है। अगर वो 40% जो है जन स्वराज का सपोर्ट करते हैं और 20% माइनॉरिटीज़ का अगर रहता है, तो 60% जो होता है वो हमारी सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। तो उनका जो मेन मुहिम है यही है कि जो भी हैं, जो 40% हैं, जो अनभक्त लोग हैं, उनके अलावा वो 40 अगर हमारा साथ देते हैं या इस परिवर्तन में जो है हमारा मदद करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इस परिवर्तन या इस तब्दीली में साथ देते हैं, तब जाकर के जो है जन स्वराज की सरकार 2025 में बननी तय है।
2025 में उन्नीत है, लेकिन एक गुप्त सूचना मिल रहा है कि अल्पसंख्यक के एक बहुत बड़े चेहरे जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं और सालों से जुड़े हुए हैं, लगभग यूँ कहा जा सकता है कि फाउंडर मेंबर रहे हैं, और उन्हीं की मीटिंग सुनने में आ रही है कि प्रशांत जी के साथ हुई है और वो भी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए अब ये मीटिंग जो है PMI का समीकरण बिगाड़ने के लिए जी। नहीं, ये देखिए, ये इसमें ऐसा है कि ये तो मीटिंग अब प्रशांत जी के साथ किसकी हुई है, कब हुई है, जब तक मान लीजिए कि आप लोग जो है प्रेस मीडिया वाले हैं, आप ही लोग इसको बेहतर बता पाइएगा। अब पटना में मीटिंग क्या हो रही है, जब तक हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, ग्रुप में इस तरह का मैसेज नहीं आएगा, उस वक्त तक हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो प्रशांत जी से प्रभावित हो करके जो है पार्टी छोड़ करके और प्रशांत जी के साथ जुड़े, और जुड़ करके जो है, जो आपने कहा कि मुसलमान को जो वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आदमी जो है वो परिवर्तन की तरफ ध्यान देना चाहता है। पिछले 35 साल में जो बिहार में कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर उसमें वो साथ देना चाहता है तो हो सकता है कि प्रशांत जी के साथ कोई उनकी मीटिंग हुई हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हुई होंगी तो हो सकता है कि माइनॉरिटीज़ की 4 तारीख की मीटिंग है बाबू साहब आगार में पटना में, तो उस वक्त शायद हो सकता है कि ये फिगर क्लियर हो जाए कि कौन जो है पार्टी में दूसरे पार्टी से आकर के हमारे पार्टी में जुड़ रहा है। कोई भी हमारे पार्टी में आके जुड़ सकता है, इस पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन बस यही है कि ये सोच के आना है कि हमारी पार्टी में आने के बाद सोच आपकी वही होनी चाहिए कि बिहार में एक परिवर्तन, एक बदलाव हमको 25 में करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि टिकट के रेस में आप मतलब टिकट मांगने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन दावेदारी तो आपने पेश की है, जो रसीद कटाना था वो तो आपने भी कटाई है, तो क्या इस बार लग रहा है कि गोपालगंज सदर सीट से एम हक साहब लड़ सकते हैं? किसी भी सीट से किस कैंडिडेट को लड़ाना है, ये प्रशांत जी के पास एक अलग पैरामीटर है, और उस पैरामीटर के हिसाब से वो अपना खुद डिसीजन लेंगे कि हमको किस विधानसभा से किसको लड़ाना है। लेकिन इतना तय है कि 40 मुस्लिम को, उनको 243 में से 40 मुस्लिम चेहरे को बिहार में लड़ाना है। अब किस जिले से किसको लड़ाना है, अब ये मान लीजिए कि वो पार्टी के सूत्रधार हैं, उनके विचार, हाँ ये ठीक है कि पर्ची हमने भी भरी है, हमारे अलावा 3-4 लोग और हैं जिन्होंने गोपालगंज सदर से 101 से जो है पर्ची भरी है। दावेदारी लेकिन आपकी है नहीं, जिन लोगों ने पर्ची भरी है वो तो दावेदारी को लेकर ही पर्ची भरी है ना, ये थोड़ी है कि पर्ची भर दी दावेदारी नहीं है। और दावेदारी के साथ लोगों ने मेहनत भी किया है, हम लोगों ने भी ग्राउंड लेवल पे काम किया है, सभाएं की हैं, उसके अलावा लोगों को जा करके घर घर जो है बताया है, और सारी चीज़ें जो है सोच समझ करके जो जनस्वराज के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करके लोगों को एक परफेक्ट हमने जो है एक आइडियोलॉजी दी है प्रशांत जी की कि इस बार जो है आप लोग कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, 25 में जो है जनस्वराज जो है उस पार्टी को जिताइए और जिता करके सरकार लाइए, और ला करके ये देखिए कि पिछले 35 सालों में जिन लोगों ने जो भी किया उसके अलावा हम अगर 5 साल में ऐसा कुछ करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि उस में हमारा जो है पार्टी का और दूसरे पार्टी के सोच में क्या फ़र्क है। अच्छा मान लीजिए सपोज डेट कि अगर आपको जनसुराज उम्मीदवार बनाती है और यहाँ से आपको विधानसभा चुनाव लड़ाती है, तो जो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का किला गोपालगंज सदर सीट बना हुआ है, ये जो किला है ढह पाएगा, टूट पाएगा, या फिर बस जैसे सब लोग लड़ते हैं वैसे ही आप ही लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों का अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है, और ये जो मैंने आपको बताया कि 20% वाली बात माइनॉरिटीज़ की, और इसके अलावा जो 40% वोट हैं जो कि हम लोगों को उन लोगों से लेना है जो लोग इस 35 साल में तंग आ गए हैं और जिन लोगों को एक बदलाव चाहिए, वो लोग आज भी तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए कि अगर जनस्वराज पार्टी से टिकट की दावेदारी होती है, टिकट मिलता है, तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए 20 और 40 का समीकरण जो है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। वो जिसको भी टिकट मिले, अब मैं अपने या उसके बारे में नहीं कहता हूँ, मैं जो भी विधानसभा हो, जिसको भी प्रशांत किशोर जी समझें कि वो गोपालगंज सदर 101 से काबिल है,
तो उसके लिए वही 20 और 40 का समीकरण रहेगा, तभी जा करके किसी भी विधानसभा से सीट निकाली जा सकती है। हाँ, तो जहाँ महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के किले को नहीं ध्वस्त कर पाई, वहाँ जनसुराज कहाँ टिकेगा जी? जन स्वराज के बारे में आपका जो आकलन है वो मेरे समझ से आप उसको बहुत छोटे में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं। महागठबंधन और एनडीए के लोग बोलेंगे सब तो वोट कटवा पार्टी है। नहीं, ये वोट कटवा पार्टी है, ये तो सही बात है। मान लीजिए कि हम जब तक दूसरे पार्टियों का वोट नहीं काटेंगे, जब तक जो है हमारा कैडर वोट कहाँ से बनेगा। और आप ये जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, इस बार पहली बार जो भी हमारा वोटर है बिहार का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो हमारा कैडर वोट है। ये आपको मैं आज आपके कैमरे पर बता रहा हूँ कि पहली बार जो वोटर है, जो लड़का या लड़की युवा वोट दे रहा है, वो मेरा वोटर है, वो जन स्वराज का वोटर है। और वोटिंग के बाद फिर आप हमसे अगर ये प्रश्न पूछिएगा तो आपको मैं इसका पूरा ब्यौरा आपको दूंगा। इसलिए हमारा अगर कोई कहे कि आपका वोट कैडर क्या है जन स्वराज का, तो इस बार के नए वोटर्स हमारे कैडर वोट हैं। आपके कैडर वोट हैं। जाते जाते गोपालगंज जिला वासियों को क्या कहिए? जाते जाते गोपालगंज जिला वासियों को ये कहा जाएगा कि पिछले 30-35 साल में जो कुछ आप लोगों ने देखा या जो कुछ आप परेशानियों से झेल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती है तो मालूम हुआ कि हर रोड पर पानी जो है वो गंगा नदी की तरह बहने लगती है। तो आप ये समझिए कि इसको सुधारने के लिए जितने भी लोग हैं या जितने आए या जितने विधायक हुए या जो भी इसमें चेयरमैन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जो भी रहा, उन लोगों ने सिर्फ जो है बातें कही हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन आप अगर जन स्वराज को मौका देते हैं, गोपालगंज के लोग या गोपालगंज के वोटर्स अगर जन स्वराज को मौका देते हैं और यहाँ से जन स्वराज पार्टी की सीट निकलती है, तो आपसे ये हमारा वादा है कि जो भी परेशानियाँ आप पिछले 30-35 साल में देख रहे हैं, 5 साल के अंदर इसमें ज़रूर आपको फ़र्क दिखाई देगा कि उन लोगों में और हम लोगों में क्या फ़र्क है। तो केवल फ़र्क दिखाई देगा, ये बदलेगा भी? नहीं, फ़र्क कब दिखाई देगा? जब बदलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है और कल होकर के एक मॉल बन गया, आपको यहाँ कुछ नहीं है, मालूम है कि कोई फैक्ट्री बन गई, तो ये चीज़ें दिखेंगी आपको, तभी आपको फ़र्क समझ में आएगा कि 35 साल पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। हाँ, तो आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज़। मैं था सुमित द्विवेदी। पवन हमारे साथ थे, जिले के एक प्रभावशाली और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति यानी कि डॉक्टर एम हुक साहब। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।